एफबीआर जदीद दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी के साथ ऑटोमेशन की तरफ गामजन है, मगर कभी इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला काम करे गलत और उसी महकमे का बंदा उसकी इंक्वायरी करे। यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। टैक्स नेट और टैक्स बेस बढ़ाने में रुकावटें एफबीआर पैदा करता है या पराल की वजह से होती हैं। कमिश्नर के लिए भी मैं सलाम पेश करता हूं कि जो उनको इतना फैसिलिटेट करते थे कि उनकी रिटर्न फाइल हुई है और उसी वक्त उसको सस्पेंड कर दिया। टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसको महफूज बनाया जा सकता है कि आज के दौर में 38 नोटिस ये लोग जाके रेड करते हैं और तीसरे दिन उस बंदे को प्री सस्पेंशन का नोटिस दे देते हैं और अगले दिन 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फ़रूक गुज्जर साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। फ़रूक गुज्जर साहब, आप पराल की मौजूदा परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पराल पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च हुआ। पराल एक्चुअली 2007 के अंदर जब एफबीआर ने अपना ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया तो उसके लिए एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई पराल, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। इसको बेसिकली ओन्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज़ रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखें, इस एंटिटी को बनाने का पर्पज़ ये था कि एफबीआर के साथ ये जो लोग हैं लाइजनिंग करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आए जिससे आम टैक्स पेयर को फ़ायदा हो, ताकि उसका टाइम बचे और उसको जो है एफबीआर के टैक्स ऑफिस में बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। ऑनलाइन आपको जो है ना वो हर चीज़ की एक्सेस हो, आप अपना जो है वो चालान जनरेट कर सकें और अपनी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकें। फिर बाद में 2014 में एक नया इन्होंने सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जिसको आयरस कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखें, ये तीन चीज़ें अलहदा हैं, एक एफबीआर है, दूसरी पराल है और तीसरा एक सॉफ्टवेयर है आरएस। इन तीनों की अलहदा जो है ना वो एंटिटी है और तीनों का हमारे यहाँ एज ए टैक्स कंसल्टेंट रोल अलहदा है। अब होता क्या है कि एफबीआर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन इशू करता है पराल को, पराल उसके ऊपर वर्किंग करती है और वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसने सॉफ्टवेयर दिया होता है, जो करंटली आयरस है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब हमने जो है ना नंबर ऑफ टाइम एफबीआर के साथ और पराल के साथ टैक्स पेयर्स के इश्यूज़ को डिस्कस किया। अब उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम पराल के साथ कोई इशू डिस्कस करते हैं तो वो कहता है कि ये एफबीआर की पॉलिसी का इशू है, जब एफबीआर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं पराल का इशू है। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब ये कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर देते हैं पराल को और पराल उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर देता है तो उसकी बेस के ऊपर टैक्स पेयर के मसाइल बढ़ते हैं, ना कि कम होते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो आयरस का सॉफ्टवेयर है ये 2.0 चल रहा है और आने वाले सालों में हमें अभी खबर मिली है कि एफबीआर एक 3.0 का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पराल के और एफबीआर के कोऑर्डिनेशन में जो एक तसलसल नहीं है उसकी वजह से टैक्स पेयर के मसाइल बढ़ते हैं, ना कि कम होते हैं। फ़रूक गुज्जर साहब, अगर पराल एफबीआर के ज़ेरे साया काम कर रहा है तो फिर लेटरबाजी क्यों, इतना प्रोसेस लंबा क्यों कर दिया गया है? देखें, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि पराल एक अलहदा एंटिटी है, उसको बेशक ओन्ड बाय द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन उसमें इशू सिर्फ ये है पराल ने एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ एफबीआर चलना है। पराल इटसेल्फ कोई भी कुछ किसी चीज को अमेंड नहीं कर सकती। पराल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ राइट है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े बैठे हुए हैं, ऑपरेशन का जो मेंबर बैठा हुआ है या पॉलिसी का बैठा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने पास ऑन करनी है उस पराल ने इंप्लीमेंट करवा देना है। उसको बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जब कोई पॉलिसी यहाँ मुल्क के अंदर बनती है तो उसके जो आफ्टर दैट पॉलिसी आफ्टर इम्पैक्ट आते हैं उसको मद्देनजर नहीं रखा जाता और अल्टीमेटली जो प्रेशर है वो पराल के ऊपर आ जाता है। फ़रूक गुज्जर साहब, अगर ये इंटरनल पॉलिसी है तो फिर तमाम रिमार्क्स हैं जो मुतलका ऑफिसर क्यों देता है और पराल के पास इख्तियारात क्यों हैं? आपकी किसी रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम आया, आपने पराल के ऊपर एक क्यूरी रेज की, पराल इटसेल्फ उतनी ही उसको अमेंड कर सकता है, उतना ही रिजॉल्व कर सकता है जितनी पावर एफबीआर ने उसे दी हुई है। अल्टीमेटली जब वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा, वही चीज़ को वो फॉरवर्ड कर देगा पॉलिसी के पास कि जी आप
मुझे बताएं इसका क्या करना है। इसकी वजह से डिले टैक्सेस आ जाते हैं और एक टैक्स पेयर जो है ना उसके प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। अब आप देखें कि आप लॉ में लिखा हुआ है कि एक सेल्स टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न को अगर आपने उसकी लायबिलिटी को इन्हांस कर दिया तो 60 डेज में आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आज अगर मैं अपनी लायबिलिटी को इन्हांस भी करूं तो फिर भी प्राल ने एक उसके ऊपर कंडीशन कि जी यू हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। फरूक गुज्जर साहब, इस इनवॉइसिंग का जो स्कैंडल है उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? कभी इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला काम करे गलत और उसी महकमे का बंदा उसकी इंक्वायरी करे? आई भी तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अदारा है, वो अपने ऑफिसर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करेंगे? इसी वजह से जो FTO की डायरेक्शन है आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक IT का बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी बंदे का जो है पासवर्ड हैंग नहीं होगा। आज अगर आप देखेंगे कि बहुत से लोग आज अपनी कंप्लेन लेके कंसर्न कमिश्नर के पास पहुंचे हुए हैं कि जी मेरे पास इतना इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड था, किसी बंदे ने मेरा जो है वो यूज़र ID पासवर्ड हैंग कर लिया और आगे उसने वही इनपुट को अपने मुताबिक जो है ना वो इनवॉइसेस डाल के वो मेरा इनपुट उस आउटपुट के अगेंस्ट जो है ना वो कंज्यूम कर लिया। अब देखें, ये सबमिटेड रिटर्न है, कंसर्न कमिश्नर को भी पता है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि इस बंदे के पास ये इनपुट था, ये लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड पर्सन को इसने सप्लाई की और वो भी एंटिटियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। लेकिन क्या हो सकता है इस मुल्क के अंदर उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक जिसने गलत किया है उसको सज़ा नहीं मिलेगी। फरूक गुज्जर साहब, आप समझते हैं इस स्कैंडल के जिम्मेदार भी रजिस्टर्ड पर्सन को ठहराया जाएगा? सही है। देखिए, मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनकी कंडीशन ये थी कि वो कंसर्न कमिश्नर के पास जाते थे, अपनी रिटर्न को फ्यू टाइम्स के लिए ओपन करवाते थे, अपनी रिटर्न को जमा करवा के उसी वक्त उस कमिश्नर को कहते थे कि सर अभी हमारे बैठे बैठे हमारे जो है ना वो सेल टैक्स का स्टेटस सस्पेंड कर दें, ये ना हो कि कोई बंदा और जो है ना हमारा यूज़र ID पासवर्ड हैंग करके हमारी रिटर्न में अमेंडमेंट कर सके। और वो इतने ज़ईफ़ किस्म के टैक्स पेयर थे कि बार बार कमिश्नर के पास जाना। मैं तो उनकी हिम्मत और दाद को सलाम पेश करता हूं और उस कमिश्नर के लिए भी मैं सलाम पेश करता हूं कि जो उनको इतना फैसिलिटेट करते थे कि उनकी रिटर्न फाइल हुई है और उसी वक्त उसको सस्पेंड कर दिया जाए। फरूक गुज्जर साहब, ये भी बताइएगा, अगर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक की शर्त रख दी गई है, फिर ताखीरी हरबे क्यों, इतनी बड़ी इंक्वायरी क्यों की जाती है? सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसका एक मोटिव है ईज़ी डूइंग ऑफ बिज़नेस। हमारे नवाज शरीफ साहब का, अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये जो है एक मोटो है कि जी ईज़ी डूइंग ऑफ बिज़नेस। लेकिन पाकिस्तान में हर आने वाले दिन में बिज़नेस मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि जब वो बंदा अपनी बायोमेट्रिक करवा देता है, आपसे वेरीफाई हो जाता है, तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन इतनी जो है उसमें कंडीशन क्यों लगाते हैं? देखिए, मैंने अभी लास्ट दिनों में एक सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई की और उस कंसर्न्ड LRO था, उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जी आपने जो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो मीटर की और उसके बिजनेस प्रीमिसेस की जो है वो तस्वीरें नहीं लगाई। अब वो जो मैं बिजनेस प्रीमिसेस पे जाता हूँ, वो वहाँ पे उन्होंने एक गोडाउन लिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने होलसेल की ट्रेडिंग करनी है। अब वहाँ पे तो ना कोई गूगल मैप काम करता है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो इस वजह से परेशान है कि जो मेरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए कि बंदे अगर अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करते हैं या इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जब बंदा आपके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो बंदा अगर सेल टैक्स की रिटर्न के अंदर या इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर कोई भी गलती करता है तो उसके बाद आप इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक उसको ऑडिट में या उसकी अमेंडमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लें और इसी तरह सेल टैक्स की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दें। यहाँ एक चीज़ और मैं ऐड करता जाऊँ कि देखें, अभी मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार दोस्तों के जब मसाइल को सुनता हूं तो आप यकीन करें कि उसकी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आज के दौर में 38 नोटिस ये लोग जाके रेड करते हैं और तीसरे दिन उस बंदे को प्री सस्पेंशन का नोटिस दे देते हैं और अगले दिन 3-4 दिन गुजरने के बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं। मैंने लास्ट भी आपके प्रोग्राम में ये चीज को बावर करवाया था कि देखें, जब तक 38 हुआ है आप उसका जो सामान लेके आए हैं, उसका लैपटॉप लेके आए हैं, जो चीजें भी लेके आए हार्ड कॉपी में, आप उसको वेरीफाई करें। आप उसके ऊपर ये प्रेशर तो ना डालें हम आपको सस्पेंड कर देंगे और
सस्पेंशन करके आप उसको इस बात में प्रेशर करना कि जी आप हमें इनकम सेल टैक्स की लायबिलिटी पे कर दें तो हम ये 38 की प्रोसीडिंग को खत्म कर देते हैं। ये देखें, बिजनेसमैन इसीलिए तो डरता है, अपने आप को 100% कंप्लाइंट करने के लिए डरता है। आज आप किसी पर्सन से पूछें कि आपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, वो कहता है सर मैं क्यों रजिस्टर्ड हूं, मैंने ड्यू टैक्स पे भी कर दिया, तो फिर भी इस मुल्क के अंदर कभी मेरे ऊपर रेड हो रहा होगा, कभी मेरे ऊपर जो है वो असेसमेंट की प्रोसीडिंग हो रही होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने बिजनेस मैन को ट्रस्ट देना चाहिए ताकि वो ड्यू टैक्स लायबिलिटी पे कर सके। बहुत शुक्रिया फरूक गुज्जर साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।